स्वागत है आप सभी का यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 9 जून से लेकर के 14 ऑफ जून तक का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। बाकी जनवरी से लेकर के मई मंथ 2025 वाले जो हैं ये मंथ वाइज वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उनको मंथली वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी प्रोवाइड होता है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा और स्पेस एक्स के एक्सियोम 4 मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला का संबंध किस देश से है? तो पहली बात तो नासा कौन हो जाएगा, नासा और स्पेस एक्स। ये दो जो स्पेस एजेंसियां हैं ये मिलकर एक लॉन्च कर रही हैं मिशन। उस मिशन कहाँ पे जाएगा वो मिशन? पहली बात तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उस मिशन का नाम है एक्सियोम 4। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हिंदी में क्या हो जाएगा ये, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर ये जाने वाला है। खास बात इसमें क्या है कि एक भारतीय इसमें शामिल है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। आपको फोटो में दिख रहे हैं शुभांशु शुक्ला। क्या नाम हो जाएगा इनका, शुभांशु शुक्ला इनका नाम हो जाएगा। ये भारतीय हैं जो कि यहाँ पर जाने वाले हैं। हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएंगे, भारत से हैं। ये सेकंड नंबर के भारतीय होंगे जो कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। पहली बार कौन गए थे यहाँ पर, तो वो गए थे राकेश शर्मा। कौन गए थे, राकेश शर्मा गए थे जो कि पहले भारतीय थे यहाँ पर जाने वाले। ये कब गए थे, तो सोयुजू मिशन जो था, सोयुजू मिशन ये किस देश का था, तो रसिया का था। इस मिशन में ये राकेश शर्मा गए थे। कब गए थे, 1984 में। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। शुभांशु शुक्ला यहाँ पे जाने वाले हैं। बात करते हैं एक्सियोम 4 मिशन की, इसमें क्या क्या होने वाला है। पहली बात तो इस मिशन को लॉन्च कब किया गया, तो 10 जून को इसको लॉन्च किया गया है। 10 जून 2025 को इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो रॉकेट का यूज किया गया है, फेमस रॉकेट है फाल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का है, उसका रॉकेट है ये। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो एलन मस्क की। इसको भी ध्यान रखना है। इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या, वहाँ पे ये लोग जाके करेंगे क्या, तो ये लोग टोटल 14 दिनों के लिए जा रहे हैं, 14 डेज के लिए जा रहे हैं। इसको भी आप लोग छाप लीजिए कॉपी में। और वहाँ पर स्टडी किस चीज़ की करेंगे, तो ह्यूमन जो होता है स्वास्थ्य के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में वहाँ स्टडी करेंगे। और जो सीड होते हैं उनकी स्प्राउटिंग की भी स्टडी करेंगे, यानी बीज अंकुरण का, बीज अंकुरण, तो इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस मिशन को लीड कौन कर रही हैं, तो इस मिशन को लीड कर रही हैं, क्या नाम हो जाएगा उनका, पैगी बिटसन। इस मिशन को लीड कौन कर रही हैं, पैगी बिटसन जो है इस मिशन को लीड कर रही हैं। ये कई बार यहाँ पर जा चुकी हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, और वहाँ पर रह के भी आ चुकी हैं, इसलिए इस मिशन को लीड कर रही हैं। तो ये सारा कुछ हो गया एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन इसमें जा रहे हैं स्पेस में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला जो है कहाँ के हैं, भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी ये कौन सा देश करने वाला है, तो इसकी मेजबानी 2026 में करेगा अपना देश भारत। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंडिया हो जाएगा। 2025 वाला भी अभी हुआ नहीं है, ठीक है। इंडिया इसको जब होस्ट कर रहा है तो एक चौथी बार होस्ट करेगा इस बार इसको। इसके पहले 3 बार कर चुका है। कब 2012 में कर चुका है भारत, 2016 में भी कर चुका है, और 2021 में भारत इसके पहले होस्ट कर चुका है। और अब कब करेगा, 2026 में करेगा, इसको ध्यान रखें। 2025 की अगर बात करें हम लोग, 2025 ब्रिक्स समिट की, तो अभी ये हुआ नहीं है, होने वाला है। 6 से लेकर 7 जुलाई तक होगा ये, 6 से 7 जुलाई तक होगा। कहाँ पर हो रहा है इस बार, इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है, तो ये हो रहा है ब्राज़ील में। कहाँ पर हो रहा है, ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा। किस नंबर का होगा ये, तो 18वें नंबर का होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग ब्रिक की बात करें तो जब ये नया नया बना था तो इसका नाम सिर्फ ब्रिक था। इस नाम को दिया किसने था, जिम ओनिल ने दिया था। किसने दिया था, जिम ओनिल ने इसका नाम दिया था। उसके बाद 2010 में इसमें एक नया देश शामिल हो जाता है, वो था साउथ अफ्रीका। कब शामिल होता है इसमें, 2010 में। और इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रिक्स। क्या नाम हो जाएगा, ब्रिक्स। कौन कौन देश हो गया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बात करेंगे इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई थी
पहली बार ये बैठक कहाँ पर हुई थी? एकींतबर्ग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? एकींतबर्ग में हुई थी। ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका रसिया में ये स्थित है। उसके बाद अभी जो 2024 वाली बैठक हुई थी, 2024 वाली, इसमें नए मेंबर देश शामिल होते हैं 5। कौन कौन से? 5 नए सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं, उसको भी छाप लीजिए आप। एक तो UAE शामिल होता है यहाँ पर, साथ ही में इसके ईरान शामिल होता है, और यहाँ पर मिस्र यानी इजिप्ट शामिल होता है। उसके बाद इसमें इथोपिया ये देश यहाँ पे शामिल होते हैं। सॉरी, 4 देश शामिल होते हैं। इसमें एक सऊदी अरब भी शामिल होने वाला था, तो इसने शामिल होने से अभी मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, शामिल होगा कि नहीं तो हम लोग मान के चलेंगे अभी नहीं हुआ है। और अर्जेंटीना ने तुरंत ही मना कर दिया था शामिल होने से इसमें, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। बाकी इसमें अभी 2025 में, कहाँ लिखो, ये लिख दो, 2025 में इसमें एक और नया देश शामिल हो गया, इंडोनेशिया। कौन शामिल होगा? इंडोनेशिया। और ये 10 नंबर का होगा मेंबर कंट्री जो कि इसमें ब्रिक्स में शामिल हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखें। और अभी हाल ही में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग को कि ब्रिक्स समूह में जो कि नया पार्टनर स्टेट कौन बना था? तो नाइजीरिया इसमें नया पार्टनर स्टेट बना था, इसको भी आप ध्यान रखें, 9th नंबर का। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव वहां का पहला सौर मॉडल गांव बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश की बात आई है, यहाँ पे जिला कौन सा हो जाएगा? एक है कांगड़ा जिला, यहाँ पर एक गांव है, उस गांव का नाम क्या हो जाएगा? तो उस गांव का नाम है राजा खास गांव। राजा खास गांव। इस गांव को अभी हाल ही में क्या घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया, इसको सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजा खास। कुछ और चीज़ें हम लोग रिवाइज करते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, जो कि भारत में फर्स्ट में रहा, चाहे कोई गांव हो, विलेज हो, सौर ऊर्जा के मामले में। तो पहला है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव, तो ये मोढेरा गांव होगा गुजरात का। कौन सा गांव हो जाएगा? मोढेरा, जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा है महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज, ये कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मनियाचीवाड़ी। ये गांव हो जाएगा जो कि कहाँ पर स्थित है? सतारा में। इसको ध्यान रखना है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची हो जाएगी, सांची, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दीव। कौन सा हो जाएगा? दीव। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा, तो दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। और दुनिया का पहला सौर कैलेंडर, ये कहाँ पर है? टर्की में है। कहाँ पर है? टर्की में, इसको ध्यान रखें। और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक, ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो कि भारत में सौर ऊर्जा को लेकर के फर्स्ट पे चर्चे में रहे हैं, उसको ध्यान रखें आप लोग। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की टाटा और कहाँ की दसाल्ट एविएशन कंपनी मिलकर राफेल फाइटर फ्यूजलेज का उत्पादन करेंगे? तो ये हो जाएगी, कहाँ की कंपनी है? दसाल्ट एविएशन। दसाल्ट एविएशन ये वही कंपनी है राफेल जो बनाती है। तो ये कहाँ की कंपनी हो जाएगी? तो फ्रांस की। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की है। दसाल्ट कंपनी हो गई यहाँ की, प्लस टाटा, भारत की टाटा कंपनी, ये दोनों मिलकर बनाने वाले हैं क्या? तो राफेल फाइटर का जो फ्यूजलेज होता है, उसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है इसका, यहाँ पीछे वाला, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूजलेज बोलते हैं। वो यहाँ पर बनाया जाएगा भारत में। ऐसा क्यों हुआ? तो आपको पता होगा भारत ने राफेल खरीद रखा है फ्रांस से। कितने? 36 राफेल भारत खरीद चुका है। अभी भारत ने कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था, भारत की जो नेवी है उसके लिए मरीन राफेल, ठीक है, कौन सा राफेल हो जाएगा? मरीन राफेल। इसका ऑर्डर भारत ने फ्रांस को दिया है बनाने के लिए, जो कि खरीदेगा। कितने? तो 26। ये किसके लिए? ध्यान रखिए, ये नेवी वाला है। और राफेल जो 36 आए थे वो ओरिजिनल वाले थे, मतलब एयरफोर्स वाले थे, और ये नेवी वाले हैं 26। इन 26 का जो पीछे वाला पोर्शन होगा वही आपका ये क्या है? फाइटर फ्यूजलेज। वही, उसी का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? यहाँ पर दसाल्ट एविएशन और टाटा मिलकर बनाएंगे। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका निर्माण किया जाएगा। ये पूरा कहानी है इसके बारे में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नरेश महास्के, कालीचरण मुंडा और संबित पात्रा को भारतीय प्रेस परिषद के लिए नामित किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आपको फोटो में दिख रहे हैं, इन्होंने नामित किया है। अगर हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, प्रेस काउंसिल ऑफ
इंडिया की। किस एक्ट से इसको लाया जाता है, स्थापना किस एक्ट से होता है, तो 1965 का ये एक्ट है जिससे इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, कब, तो 1966 में, 1966 में होता है। इसमें कुल 29 मेंबर होते हैं, 1+28 ये वाला होता है इसमें। ठीक है, वह एक जो होता है इसमें अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, मेंबर यानी सदस्य होते हैं। उन्हीं में से 3 को अभी अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखें, नरेश महास्के, कालीचरण मुंडा और संबित पात्रा को, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक कितनी थी इस बार, तो 151 थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 को किसने जीत लिया है, इसको जीता है एंडर्स एंटोनसन ने। किसने जीता है, एंडर्स एंटोनसन ने जीता है। ठीक है, मेल वाला, ये कहाँ के रहने वाले हैं, डेनमार्क के, डेनमार्क के रहने वाले, इसको आपको ध्यान रखना है, पहली बार इन्होंने जीता है। वहीं पर अगर हम लोग महिलाओं की बात करें, फीमेल वाला, इसको किसने जीता है, से एंग ने, से एंग ने जीता है, जो कि साउथ कोरिया के हैं। इन्होंने सेकेंड टाइम इस टाइटल को जीता, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंडर्स एंटोनसन। नेक्स्ट है कि हाल ही में अनाहत सिंह ने महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीत लिया है, इनका संबंध किस खेल से है। फोटो में दिख रही है आपको अनाहत सिंह, ये भारत की रहने वाली हैं, इनका संबंध है स्क्वैश से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फुटबॉलर को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, तो वह है डेविड बेकम। कौन हो जाएंगे, डेविड बेकम हो जाएंगे। फोटो में आपको दिख रहे हैं, अपने ज़माने के वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर रहे हैं ये डेविड बेकम, इनको सम्मानित किया जाएगा। कहाँ पर, तो इंग्लैंड में। कहाँ पर, इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पे जो राजा होते हैं, चार्ल्स नाम है उनका, चार्ल्स तृतीय, इनका हैप्पी बर्थडे है, उसी दिन इनको सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है शैलेश सिंह मेहता को। फोटो में दिख रहे हैं शैलेश सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 वाला जो है ये कब मनाया गया है, तो ये 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, ये 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मासाकावा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, तो मृत्युंजय महापात्रा को किया गया है। किसको किया गया है, मृत्युंजय महापात्रा, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मासाकावा पुरस्कार है, तो स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। और ये कौन है वर्तमान में, तो जो भारत का मौसम विभाग है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्तमान में उसके हेड हैं ये मृत्युंजय महापात्रा। इनको दिया गया है, क्यों दिया गया है इस अवार्ड को, तो जो ये भूकंप वगैरह आते हैं या फिर साइक्लोन वगैरह आते हैं उसका सटीक इन्फॉर्मेशन देने के लिए इनको इस अवार्ड को दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत सी चीज मतलब बचाया जा सकता है चीज़ों को। देखो, हम रोक तो सकते नहीं है, भूकंप आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, रोक तो नहीं सकते हैं, पर सही समय पर अगर पता चल जाए तो हम लोग वहाँ से हट सकते हैं और बहुत चीज़ नुकसान होने वाली चीज़ें जो हैं उनको बचाया जा सकता है। बाकी अगर हम लोग बात करें भारतीय मौसम विज्ञान के हेड, तो ये हो ही गए हैं मृत्युंजय महापात्रा। और जो ये अवार्ड दिया गया है इसका थीम क्या था, विज्ञान से लोगों को जोड़ना, विज्ञान से लोगों को जोड़ना, इस बार इसका थीम रहा था। बाकी इतनी बात इनके बाद ध्यान रखें, आंसर क्या हो जाएगा, मृत्युंजय महापात्रा। इस बार का बुकर पुरस्कार अगर देखें किसको मिला था, बुकर पुरस्कार इस बार वाला ये किसको मिला था, 2025 वाला, तो हार्ट लैम्प, बुक का नाम क्या था, हार्ट लैम्प, ये तो बुक का नाम हो जाएगा। बानू मुश्ताक, किसको मिला, बानू मुश्ताक को मिला है, इसको ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो कि ट्रांसलेटेड बुक को दिया जाता है। बानू मुश्ताक ने ओरिजिनल बुक लिखा था, इसको ट्रांसलेट किसने किया था, तो दीपा भाष्टी ने किया था, दीपा भाष्टी ने इसको ट्रांसलेट किया था, इसको ध्यान रखें, इस बार इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में होने वाले 51 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। G7 पहले इसका नाम क्या था, G8 था, जब ये 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बाद में इसमें से रसिया बाहर हो गया और इसका नाम क्या हो गया, G7। इसी की बैठक हो रही है यहाँ पर, कहाँ पर होने ये कनाडा में।
कनाडा की बात करेंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। कौन है? मार्क कार्नी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला ई बेस्ड रिसाइकलिंग पार्क ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में पूछे कहाँ पर, तो होलंबी कला में। कहाँ पर? होलंबी कला, यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या इसका रहने वाला है टारगेट? कितना प्रोसेस करेगा ये? तो 51,000 टन पर ईयर ये प्रोसेस करने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, किसका? इलेक्ट्रॉनिक जो बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे मोबाइल हो गया, रिमोट हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब चीज़ जो थोड़े से ही करंट में चलते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं सारा, इनको यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भाषा की प्रसिद्ध लेखक का सारा जोसेफ जिनका नाम है, इनको मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मलयालम भाषा से हैं। मलयालम भाषा कहाँ पर बोली जाती है? केरल में। केरल से ये बिलोंग करती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये अवार्ड जो है ये केरल का ही अवार्ड है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें सारा जोसेफ की, तो इनको साहित्य अकादमी और केरल साहित्य का पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने यात्रियों को हरित मार्ग को चुनने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ड्रम नाम का ऐप है। कौन सा ऐप हो जाएगा? ड्रम ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी सेविंग अकाउंट के लिए औसत मासिक शेष की आवश्यकता को किसने समाप्त कर दिया है? तो केनरा बैंक में। क्या है ये औसत मासिक शेष? समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो ये है कि जैसे मान लिया आप कोई अकाउंट खुलाते हैं, मान लिया सेविंग अकाउंट आपने खुलाया है, ठीक है, तो उसमें एक मिनिमम बैलेंस को आपको मेंटेन करना रहता है कि मान लिया जैसे 500 रुपये हैं, मान लिया कोई बैंक है, ये कर मिनिमम 500 रुपये आपके अकाउंट में होने ही होने चाहिए। ये केनरा बैंक ने खत्म कर दिया है, मतलब जीरो बैलेंस रहेगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सीमा पर्यटन पहल को किसने स्टार्ट किया है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखबीर सिंह सुक्खू, इन्होंने इसको स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 29 साल की उम्र में निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। फोटो में आपको दिख रहे हैं निकोलस पूरन। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 29 वर्ष है, इसको ध्यान रखें। और वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल T20 खेलने वाले खिलाड़ी हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा रन भी इन्होंने इंटरनेशनल में इन्होंने ही बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो 2200 कितने 75 रन, ये इनके T20 के इंटरनेशनल रन हैं, इसको ध्यान रखें। इन्होंने लास्ट मैच कब खेला था? 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। हाल ही में और किस किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही हाल में संन्यास लिया है। इसके पहले लोग T20 से पहले ही ले चुके हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अभी ODI क्रिकेट से जो कि ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज हैं ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता से भी कितने हजार साल पुराने मानव सभ्यता की खोज हुई है? तो वो हुई है 5000 साल पुरानी। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी, ठीक है, उससे भी 5000 साल पहले कोई मानव के मतलब इनको प्रमाण मिले हैं, वहाँ पर हड्डी वगैरह मिली है जिसकी टेस्टिंग की गई है, तो पता चला उससे ही 5000 साल पुराना है। कैसे? तो कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस होता है उससे पता चला है। C12 का यूज इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 जून को, पहली बार मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो उलान बटार में। कहाँ पर किया गया है? उलान बटार, जो कि कहाँ पर है? उलान बटार जो कि कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में है। कहाँ पर है? मंगोलिया में है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 14 जून से लेकर के 28 जून तक ये चलने वाला है। कब से कब तक? 14 से लेकर 28 जून तक ये चलने वाला है। भारत की तरफ से इसमें भाग कौन ले रहा है? तो कुमाऊं रेजिमेंट जो है भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2003 में। कब से स्टार्ट हुआ था ये? 2003 से स्टार्ट हुआ था। और हम लोग कौन सा एक्सरसाइज करते हैं इनके साथ में? मंगोलिया के साथ में। तो हमने अभी किया था कुछ दिन पहले 2025 में ही नोमैडिक एलिफेंट
ये जो एक्सरसाइज होता है इसको हमने किया था, कहाँ पर हुआ था, तो इसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ था, उलन बटार मंगोलिया में ही हुआ था। किस नंबर का था ये, 7वें नंबर का था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महासागर वाले क्षेत्रों में कार्बन इमिशन को कम करने के लिए ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल ये किसने स्टार्ट किया है। दो देश ने मिलकर स्टार्ट किया है। एक तो आपका हो जाएगा फ्रांस और ब्राज़ील ने। फ्रांस और ब्राज़ील ने इसको मिलकर स्टार्ट किया। आंसर क्या हो जाएगा, डी, फ्रांस और ब्राज़ील इसको स्टार्ट किए हैं। क्या होगा इसमें, तो इसमें यहाँ बताया जाएगा कि कार्बन इमिशन में कौन सा देश, मतलब कार्बन इमिशन जो होता है उसको कम करने में किस देश का ज़्यादा योगदान है। बाकी महासागर कंजर्वेशन के लिए, महासागर संरक्षण जिसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, इसके लिए कौन सी समिट होती है, COP30 होने वाली है। ये कहाँ पर होगा, तो ब्राज़ील में इस बार इसका आयोजन किया जाएगा। कब, तो ये नवंबर मंथ में होगा 2025 में, इसको ध्यान रखें। और मैंने अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले आप लोग को कि यूएन महासागर, ठीक है, इसका जो सम्मेलन हुआ था, यानी समिट हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, नीस में। कहाँ पर हुआ था, नीस में। नीस कहाँ पर है आपका, फ्रांस में, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। बाकी इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो फ्रांस ने। अध्यक्षता की बात करेंगे इसकी, तो एक तो फ्रांस ने किया था, और किसने किया था मिलके, कोस्टारिका ने। कोस्टारिका जो देश है, इन दोनों ने मिलकर किया था, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष क्या चुना गया है, 2022-23। कौन सा चुना गया है, 2022-23। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी तो देश के अंदर जो भी सर्विसेज हैं, या फिर मतलब एक साल के अंदर जो पूरी सर्विसेज से पैसा आया प्लस जो सामानें बनी पूरी देश में, उनकी भी मतलब रेट अगर जोड़ दिया जाए, टोटल मिला के जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। मतलब एक वर्ष के अंदर किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य जो होता है वही जीडीपी कहलाता है, अगर इसका टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। बाकी जीडीपी जो होता है दो तरीके से होता है, एक तो नॉमिनल जीडीपी होता है आपका, कौन कौन सा हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी होता है एक, और एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है दोनों, तो नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, मतलब महंगाई कैलकुलेट की जाती है, महंगाई कैलकुलेट की जाती है, इसमें महंगाई के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कितना रहने वाला है। रियल वाले में महंगाई काउंट नहीं की जाती है, किसी भी ईयर को बेस आधार मान लिया जाता है, उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि जीडीपी कितना है। जैसे मान लिया 2010 में जीडीपी कुछ रही होगी, ठीक है, और मान लिया अब 2020 है, हमें पता करना है इसके बारे में 2020 में कितना हुआ, तो यहीं से कंपेयर कर लेंगे कि 2010 में इतनी थी, अब इतनी हो गई है, इतने का या घाटा हुआ, इतना नुकसान हुआ, जो भी होता है बढ़ा घटा, ऐसे बेस ईयर मान के कंपेरिजन करते हैं। तो अभी जो हम लोग बेस ईयर कंपेरिजन कर रहे थे मान के, वो कौन कर रहे थे, 2011 और 12 का लेके चल रहे थे। अब कितने का लेंगे हम लोग, बेस ईयर 2022 और 23 वाला लेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2022-23। और ये आधार स्टार्ट कब से होगा, तो 2026 से। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाले राजीव घई को किस सेना का उप सेना प्रमुख होगा, यहाँ पे गलत हो गया, ये उप सेना मतलब वाइस जो है हेड इनको बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है ये, तो ये बनाया गया है आपको इंडियन आर्मी का बनाया गया, किसको, राजीव घई को। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इनमें इनका जितना डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ें थी यही ले रहे थे इनके, मतलब इस चीज़ को देखकर यहाँ पर इनको उप सेना प्रमुख बना दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है, आर्मी वाले हो गए, नेवी वाले हो गए और एयरफोर्स वाले हो गए, इनके हेड के नाम बताने हैं। तो आर्मी वाले हैं उपेंद्र द्विवेदी, कौन हो जाएंगे, उपेंद्र द्विवेदी हैं इसके। और नेवल की बात करेंगे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। और वहीं पर एयर वाले की बात करेंगे हम, अमरप्रीत सिंह। और वर्तमान में सीडीएस कौन है, ठीक है, सेकंड नंबर के हो जाएंगे ये, कौन है, अनिल चौहान है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा लगे हाथ ये भी लिख लीजिए आप लोग। आर्मी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 15 जनवरी को। नेवी डे की बात करेंगे हम लोग 4 दिसंबर को करते हैं इसको। और वहीं पर एयरफोर्स के डे की बात करेंगे तो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विधानसभा ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन स्टार्ट किया है? तो अभी तो हाल ही में स्टार्ट किया है इसको पुडुचेरी ने। किसने किया है? पुडुचेरी ने। क्या होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? तो इसमें होगा क्या, जो पार्लियामेंट्री वर्क होते हैं उनको डिजिटल बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है, मतलब डिजिटलाइज करने वाला है इसका उद्देश्य, पेपरलेस होना। ठीक है, पुडुचेरी अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ। अच्छा, पहला इसमें कौन शामिल हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो था नागालैंड। कौन था? नागालैंड जो था इसमें पहला शामिल हुआ था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कब? तो 2022 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो की शुरुआत ये किस राज्य से शुरू हो रही है? तो राजस्थान में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके वंदे भारत जो है रखरखाव डिपो इसका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है? राजस्थान के जोधपुर में इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें वंदे भारत की, पहला जो स्टार्ट हुआ था कब, तो ये किस रूट पे चला था? तो कानपुर इलाहाबाद और वाराणसी इस रूट पे चलाया गया था। कब? तो 15 फरवरी 2019 को ये पहला वंदे भारत यहाँ पर इस रूट पे चलाया गया था, इसको ध्यान रखें। यहाँ पर जो कहाँ गया, हाँ, रख रखाव डिपो जो बनने वाला है ये टोटल 4 बनेंगे, जिसमें से पहला का शुरुआत कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान में। और अभी आपको पता होगा दुनिया का सबसे ऊंचा जो हमने बनाया रेल आर्च ब्रिज, ठीक है, चेनाब नदी के ऊपर, कहाँ पर? चेनाब नदी के ऊपर बना। ठीक है, और वहाँ पर भी सबसे पहले जो ट्रेन चलाया गया इस पर वो भी वंदे भारत ही था, इसको भी आपको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, होशंगाबाद में यहाँ पर स्थित है ये। कहाँ पर? तो होशंगाबाद में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया कैटरीना कैफ को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में भारत से 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोसोन पोया महोत्सव मनाया गया है? तो श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में मनाया जाता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म कब पहुंचा था? बौद्ध धर्म ये कब पहुंचा था? तो लगभग 2000 साल पहले। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म कब पहुंचा था? लगभग 2000 साल पहले। कौन लेके गया था इसको? तो अशोक के पुत्र, ग्रेट सम्राट अशोक। अशोक के पुत्र कौन थे? महेंद्र, और उनकी पुत्री का नाम था सुघमित्रा। ये लोग लेके यहाँ पर बौद्ध धर्म गए थे 2000 साल पहले। उसी उपलक्ष्य में पोसोना पोया महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेल चुने हर दिन थीम के साथ विश्व खेल दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 11 जून। थीम ध्यान रखना है, खेल चुने हर दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहे विमान का गुजरात के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, इसका संबंध किससे है? तो ये एयर इंडिया का है। काफ़ी दुखद सूचना है ये कि 242 यात्री जा रहे थे लंदन। ठीक है, पहले पूरा जानते हैं इसके बारे में हम लोग। ये फ्लाइट कहाँ से चला? पहले दिल्ली से चला, उसके बाद कहाँ पर गया? अहमदाबाद, और यहाँ से कहाँ जाने वाला था? ये लंदन। टोटल अगर यात्री की बात करें इसमें कितने बैठे थे? 242। कितने बैठे थे? 242। और जैसे ही अहमदाबाद से ये प्लेन टेक ऑफ करता है, ठीक है, टेक ऑफ करते ही जाके ये 2 मिनट के अंदर ही कहाँ पे, वहीं बगल में ही एक हॉस्टल था, मेडिकल हॉस्टल था, जहाँ पे डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, वहीं पर एक क्रैश कर जाता है। और वहाँ पे हॉस्टल में जो लोग थे वो भी काफ़ी मतलब जख्मी हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो प्लेन था इसमें 242 में 241 लोग की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। एक लोग इसमें बच पाते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्यूल भरा गया था। अहमदाबाद जो था एयरपोर्ट, फ्यूल भरा गया था, लगभग इसमें कहा जाता है 1 लाख लीटर पेट्रोल इसमें था। तो इसी वजह से भयंकर ब्लास्ट हुआ और कोई बच नहीं पाया इसमें। अगर हम लोग इस प्लेन की बात करें तो ये बोइंग 787 था। क्या नाम था इसका? बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये इसका नाम हो जाता। 7 से 8 घंटे का सफ़र ये तय करने वाला था, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा पेट्रोल हुआ था। ठीक है, बाकी उड़ान भरते ये गिर गया 3 से 5 मिनट के अंदर, इसको आपको ध्यान रखना है। हॉस्टल पे गिर गया। ब्लैक बॉक्स का जिक्र करते हैं यहाँ पर, आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे ब्लैक बॉक्स बार बार। क्या होता है ब्लैक बॉक्स? पहली बात तो अगर ये इस तरीके से एरोप्लेन होता है अगर, तो यहाँ पे जहाँ पे ये रहते हैं पायलट वगैरह रहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कॉकपिट। क्या बोलते हैं?
कॉकपिट बोलते हैं, यहीं पर होता है ब्लैक बॉक्स। ये ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। लास्ट मोमेंट में यहाँ पर कुछ क्या घटना घटी है वो इसमें रिकॉर्ड रहता है। अभी इसको खोजा जा रहा है, अगर ये मिलता है तब पता चलेगा लास्ट मोमेंट में यहाँ पर जो भी वॉइस रिकॉर्ड इसमें हुआ होगा उस हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, पायलट का फेलियर था या फिर पहले से ही इंजन खराब थे, जो भी रीजन रहा होगा इसको मिलने पर ही पता लग पाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें इसमें मतलब नेताओं की बात करें तो एक नेता भी इसमें सफ़र कर रहे थे, विजय रूपाणी इसमें सफ़र कर रहे थे, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी टाटा कंपनी जो है इनका जहाज़ था ये, तो इन्होंने जितने भी लोग की डेथ हुई है उनको 1 करोड़ रुपए हर परिवार को देने का घोषणा किया है। साथ ही में जितने लोग जख्मी हुए हैं उन सबका इलाज भी यही लोग करवा रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा 131 पे। भारत किस में रहा? 131 पर रहा है आउट ऑफ 148 कंट्रियों में। फर्स्ट पर कौन रहा है, सेकंड पे कौन रहा है और थर्ड पे कौन कर रहा है? पब्लिश कौन करता है इसको? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसको पब्लिश करता है। फर्स्ट पे आपका रहा आइसलैंड फर्स्ट पे रहा है इसमें, ठीक है। सेकंड पे रहा आपका फिनलैंड रहा है और थर्ड पे रहा है नॉर्वे। आइसलैंड 16 बार फर्स्ट बार रह चुका है इसमें। टोटल 19 बार ये पब्लिश हुआ है रिपोर्ट, और जिसमें 16 बार टॉप पे कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें लास्ट पे कौन है, जैसा कि होना चाहिए पाकिस्तान लास्ट पे है, और भी 2 देश है इसमें, चार्ट शामिल है, और एक देश इसमें लास्ट पे है सूडान। ये 3 देश सबसे लास्ट वाले रैंक पे है, यानी 148 पे है। इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। रोचक बात इसमें क्या है? रोचक बात यह है कि 24 रैंक है किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की रैंक कितनी है? 24 है। पता नहीं कैसे ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन महिला एशिया कप 25 में कौन सा पदक जीत लिया है? तो भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो UAE में। कहाँ पर हुआ है? UAE में हुआ था, इसको ध्यान रखें। गोल्ड कौन जीता था? तो फिलीपींस इसमें गोल्ड जीता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। मैंने आपको पहले पढ़ाया था 1-2 महीने पहले कि भारत का जो INS गुलदार था, INS गुलदार, ठीक है, ये रिटायर हो चुका है अब सेना से। इसी को पानी में डुबो के इसी में म्यूजियम बनाया जा रहा है, वहीं पर ये होने वाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? तो भारत के हैं जावेद अख्तर, राइटर हैं ये, फरहान अख्तर के पिताजी भी हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और USA के बीच टाइगर क्लॉ युद्ध अभ्यास के किस एडिशन का आयोजन किया गया है? तो पहली बार हो रहा है। किसके बीच में? भारत और USA के बीच में हो रहा है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप नाम याद रखें, क्या हो जाएगा इसका नाम? टाइगर क्लॉ। बाकी हम लोग अमेरिका के साथ कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? तो टाइगर ट्रम्प हो गया, ठीक है, कॉप इंडिया हो गया, वज्र प्रहार हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, ये सभी हम इनके साथ करते हैं। साथ में संगम और तरकस भी USA के साथ ही करते हैं। अगला है कि हाल ही में बिहार में विक्रम ब्लॉक कैनाल्स और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री वहाँ का कौन है? नीतीश कुमार, इन्होंने इसका उद्घाटन। यह जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है जल जीवन हरियाली अभियान का जो कि एक हिस्सा है, इसका ध्यान रखें। बिहार में ग्रीन एनर्जी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो असम में हुआ है। इसमें जो स्कॉलर लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप टाइप की चीज़ें पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC ईरानी किस भारतीय बंदरगाह पे पहुंचा अभी हाल ही में? तो बिझिंजाम बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है? केरल में है, यहाँ पर पहुंचा है ये। और जो बिझिंजाम बंदरगाह है इसका संचालन कौन कर रहा है? तो अडानी ग्रुप। कौन कर रहा है? अडानी ग्रुप। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया गया है? तो 12 जून को। क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है कोको गॉफ ने। किसने जीता है? कोको गॉफ ने इसको जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो USA की रहने वाली हैं। चलिए इसके बारे में पूरा हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2025 की बात करेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टूर्नामेंट का नाम एक और होता है। इसका नाम और क्या होता है? रोलैंड गैरोस। क्या नाम होता है इसका?
रोलैंड गैरोस, इस नाम से भी इस फ्रेंच ओपन को जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच ओपन जो होता है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है अगर ये पूछे तो क्ले कोर्ट पर। इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। अगर हम लोग पुरुषों की बात करें, मेल में कौन जीता तो कार्लोस अलखराज जीते हैं, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, फोटो में आपको दिख रहे होंगे। और हारा कौन तो जैनिक सिनर हारे हैं, जो कि इटली से हैं। वहीं पर अगर महिलाओं की बात करेंगे तो कौन जीता है, कोको गॉफ जीती हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं तो यूएसए की ये रहने वाली हैं, इसको ध्यान रखें। इनका पहला फ्रेंच ओपन है और ये अमेरिका की रहने वाली हैं, ये दूसरी बात हो गई। और वर्तमान में दुनिया की नंबर टेनिस में महिलाओं में सेकेंड नंबर पे हैं, इसको भी ध्यान रखें रैंकिंग में। हराया किसको इन्होंने, आर्यन सवालेंका, जो कि वर्तमान में टेनिस में दुनिया की नंबर 1 प्लेयर हैं, बेलारूस से ये बिलोंग करती हैं। तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2025 में हुआ था उसके बारे में, तो वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। मेल में कौन जीते हैं, जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, और फ्रेंच ओपन यही हारे हैं। और महिलाओं में मेडिसन कीज जीती हैं, जो कि आयरलैंड की, इसको ध्यान रखना है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, कौन, एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन, ये 4 होते हैं इसी सीक्वेंस में, ध्यान रखें। 25 में 2 हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच दोनों आपके सामने हैं। बाकी चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी सरकार समर्पित एआई मॉडल, एआई होगा, एआई मॉडल कौन सा है तो इसका नाम है भारत जेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, भारत जेन इसका नाम हो जाएगा। इसको लॉन्च किसने किया है तो इसको लॉन्च किया है साइंस और आईटी मिनिस्ट्री, जो है वर्तमान में किसके पास है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। खास बात क्या रहने वाली है इसकी तो भारत की जो अनुसूची में 21 भाषाएं हैं, भाषाएं जो है 22 भाषाएं, उसमें ये काम करेगा। टेक्स्ट हो गया, स्पीच हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, सब कुछ ये बना सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है और भारत की 22 भाषाओं में अवेलेबल है, इसको ध्यान रखें। बनाया किसने है इसको, बनाया किसने है तो आईआईटी बॉम्बे ने, किसने बनाया है, आईआईटी बॉम्बे ने। इतनी बातें ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा भारत जेन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है तो यस महेंद्र देव को बनाया गया है। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं यस महेंद्र देव। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नए हेड बनाए गए थे किसके, आईबी के इंटरनेशनल ब्यूरो के नए हेड कौन बने, तपन डेका, कौन बने थे, तपन डेका बने थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आरबीआई के इस समय वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, कौन है, संजय मल्होत्रा, इसको ध्यान रखें। भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इसका मतलब कौन बने हैं वो तो बी आर गवई, कौन बने हैं, बी आर गवई। और इसरो के हेड कौन है तो है बी नारायणन, यहाँ पे लिखा हुआ बी नारायणन है। और वहीं पर अगर बात करेंगे हम डीआरडीओ के हेड कौन है तो समीर बी कामत है, इसको भी ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री पुस्तकालय और संग्रहालय का अध्यक्ष किसको बनाया गया अभी हाल ही में तो अश्वनी लोहानी को बनाया गया, इसको भी ध्यान रखें। और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया, यस महेंद्र देव को। इसके अगर पूछे कि फर्स्ट वाले कौन थे, इसके फर्स्ट वाले कौन थे तो विवेक देव राय थे, विवेक देव राय थे, ठीक है। और ये सेकंड वाले बने हैं महेंद्र देव, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में शामिल होने वाला 101 नंबर का सदस्य देश ये कौन बन गया है तो निकारागुआ बना है। कौन सा बना है, निकारागुआ देश बना है इसमें शामिल होने वाला। आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है तो समुद्री जो संसाधन होते हैं, समुद्री संसाधन जो होते हैं, ठीक है, इनका इनलीगल तरीके से जो दुरुपयोग होता है, फिशिंग वगैरह होता है या फिर और कोई चीज़ होती है, उस पर प्रतिबंध लगाना, उस पर रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और हम लोग बात करें अगर WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका स्थापना कब हुआ था तो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना होता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी हेड कौन है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, मतलब सॉरी डीजी इसकी कौन है या फिर हेड कह ले तो नागोजी ओकांजो इवेला। क्या हो जाएगा इनका नाम, नागोजी ओकांजो इवेला, इनका नाम हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहली बात तो ये 2021 से इस पद पर हैं
और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली महिला है जो कि इस पद पे आई हैं, वो भी अफ्रीका की हैं, इसको भी ध्यान रखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता का चित्र हटा दिया है? तो ये बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। इन जो यहाँ पे फोटो में दिख रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनका फोटो हटाने की बात हो रही है बांग्लादेश में, जो कि हटा दिया गया है। ये सब क्या है? तो कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिविल वार, मतलब इंटरनल युद्ध होने की वहाँ पे आशंका था। इसलिए वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, कौन थी वो, शेख हसीना, ये यहाँ से भाग लेती हैं वर्तमान में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अंतरिम सरकार बनाया जाता है। और कौन लीड कर रहे होते हैं अंतरिम सरकार को? ये लीड कर रहे होते हैं नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस। कौन होंगे? मोहम्मद यूनुस, ये लीड करते हैं यहाँ पर। और अब क्या किया जा रहा है इनके द्वारा? जितने भी इतिहास हैं बांग्लादेश के, उसको मिटाया जा रहा है। जैसे जो पिछली सरकार की जो भी चीज़ें थी उन सबको मिटाया जा रहा है। जैसे 1971 में बनाया गया था बांग्लादेश। ठीक है। भारत ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था उनकी तरफ से। तो आज़ाद हुए जब, तो शेख मुजीबुर रहमान, क्या नाम था इनका, शेख मुजीबुर रहमान, ये वहाँ पे पीएम बनते हैं। और उसके बाद होता क्या है, उस क्रांति का नाम क्या था 1971 वाले? स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम क्लियर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब इन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है। पहली बात तो 1971 का स्वतंत्रता संग्राम जो था, इसका ही नाम बदल दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है अब सशस्त्र विद्रोह। एक तो ये चेंज कर दिया। दूसरा, इनका फोटो नोट पर से हटा दिया गया, नोट से इनका फोटो भी हटा दिया गया है। तीसरा काम, इनका राष्ट्रपिता की जो उपाधि इनको मिली थी, राष्ट्रपिता, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी हैं वैसे इनको भी राष्ट्रपिता वहाँ पे बोलते थे, तो ये भी इनको रद्द कर दिया गया है। इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। इनकी मूर्ति कहीं कहीं बनी हुई है, उसको भी तोड़ दिया गया। तो ये सब पूरा मैटर है बांग्लादेश में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फ्लिपकार्ट को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस दिया है? तो ये दिया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। और क्या होता है ये सब? तो पहली बात, ई कॉमर्स कंपनी है कौन? आपका फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सामान बेचता है, उसे हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसमें होगा क्या, बैंक में और इसमें क्या अंतर होने वाला है? फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो बैंक जो होता है ये लोन दे सकता है, और पैसा भी जमा होता है। यहाँ पर पैसा भी जमा होता है, दोनों चीज़ें होती हैं बैंक में। पर जो ये होता है ना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ये क्या कर सकता है? पैसा जमा नहीं कर सकता, पैसा जमा नहीं कर सकता, पर लोन दे सकता है, लोन दे सकता है। ये यहाँ पे होने वाला है। आरबीआई ने मंजूरी इसको दे दी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम अब रख दिया गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन, जेम्स एंडरसन, ये फोटो में दिख रहे हैं आपको, दिग्गज गेंदबाज हैं आपके इंग्लैंड के। ये पहले फास्टर गेंदबाज है जो 700 से ज़्यादा विकेट ये ले चुके हैं ओडीआई में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी इनका नाम बदल दिया गया है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। पहले क्या था इसका नाम? पटौदी। नवाब पटौदी का नाम सुना होगा। सैफ अली खान जो हैं उनके पिताजी थे, ये भी क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को स्टार्ट किया है? तो वहाँ के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने इसको शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसको चुना गया है? तो मेल में किसको चुना गया है और फीमेल में किसको चुना गया है? मेल में तो चुना गया है मोहम्मद यूनुस को, सॉरी मोहम्मद वसीम को। ये कहाँ के हैं? तो यूएई के हैं। महिलाओं में चुना गया है क्लो ट्रायोन को, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका से। इसको ध्यान रखें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लो ट्रायन फीमेल में हो गई और मोहम्मद यूनुस मेल में, दोनों ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा विज्ञान में कार्रवाई, इस थीम के साथ ध्यान रखें, खाद्य सुरक्षा विज्ञान में कार्रवाई यही थीम है। इसके साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? ये 2009 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें नंबर के भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं एमएस धोनी। कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी के हम उपलब्धियों के बारे में बात करें, इनके बारे में पूरा, तो चलिए देखते हैं। तो धोनी की बात करेंगे तो डेब्यू इन्होंने कब किया था? 2004 में। कप्तान कब बने हैं भारतीय टीम की? 2007 में।
और 2007 में T20 वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुआ, पहली बार ही वो भारत की झोली में आया इनकी कप्तानी में, इसको भी ध्यान रखना आपको। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करेंगे 2011 में भारत ने इनकी कप्तानी में जीता। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे 2013 में भारत ने जीता इनकी कप्तानी में। संन्यास इन्होंने कब लिया, तो 2020 में। एकमात्र ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिनमें लिमिटेड ओवर जो होते हैं 20 हो जाए चाहे 50 वाला ओडीआई वाला हो जाए, उसकी जो तीनों मेन ट्रॉफियाँ होती हैं इनके पास है एकमात्र भारतीय, ध्यान रखें, ठीक है। बाकी टोटल इंटरनेशनल मैच की बात करें इन्होंने कितने खेले हैं, तो 538 खेले हैं, इस सारे मिला के हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे 20 हो चाहे वो, पर इंटरनेशनल वाले हैं। टोटल रन इन्होंने कितने बनाए, 7,268 रन, 68 बनाए इन्होंने। कैच की बात करेंगे विकेट के पीछे इन्होंने 829 कैच पकड़े, इसको भी आपको ध्यान रखना धोनी के बारे में। अब वो हम देखते हैं भारत के और कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको ये हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए फोटो में, बड़ा कर देता हूँ मैं। तो पहला सुनील गावस्कर को, तो नीचे हो गया, तो पहला मिला था सुनील गावस्कर को 2009 में, उसके बाद बिशन सिंह बेदी को मिला 2009 में ही, कपिल देव को 2010 में, अनिल कुंबले को 2015 में, राहुल द्रविड़ को 2018 में, सचिन तेंदुलकर को 2019 में और बीनू मांकड़ को 2021 में। ये फीमेल है, ध्यान रखें, फीमेल। उसके बाद किसको मिला है, सॉरी फीमेल नहीं, बीनू मांकड़ की बात करेंगे। डायना एडोलजी की बात करेंगे तो ये 2023 में मिला, ये भी क्या है, फीमेल, सॉरी ये फीमेल नहीं है, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग को मिला 2023 में, और अभी हाल ही में 2024 में किसको मिला था, नीतू डेविड को मिला था, ये दूसरी महिला है, इसको ध्यान रखें। और डायना एडोलजी पहली महिला हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में आईसीसी के शामिल किया गया है। और अब कौन शामिल हो चुके हैं 2025 में, 2025 में कौन शामिल हो चुके हैं, तो एमएसडी थाला शामिल हो चुके हैं, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा कहाँ पर मेढक की नई प्रजाति शिलांग कैस्केड खोजा गया है, तो मेघालय के शिलांग में। कहाँ पर खोजा गया है, मेघालय के शिलांग में, इसका नाम ध्यान रखें, शिलांग कैस्केड नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने देश को चुना गया है, तो कुल 5 देश। कौन कौन से हो जाएंगे वो देश, एक तो लाताबिया हो जाएगा, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, ये हो जाएंगे। यूएनए के सामाजिक आर्थिक परिषद ईसीओ, इकोसॉक, इसमें अभी नया सदस्य देश बना था कौन, तो भारत, इसको ध्यान रखें। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने बताया था आप लोग को कि यूएनओ की जो 80 नंबर की इस बार अध्यक्षता होने वाली है, इसकी अध्यक्ष जो सत्र होने वाला है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया 80 नंबर का, तो ध्यान रखें एनालेना बेयरबेक को बनाया गया। किसको, एनालेना बेयरबेक, इनको बनाया गया है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, जर्मनी से बिलोंग करती हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो किरण रिजिजू, क्या नाम हो जाएगा इनका, किरण रिजिजू, ये इनका नाम हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो वक्फ जो होता है, ये वक्फ होगा, वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। बाकी वक्फ क्या होता है इसको जान लीजिए आप लोग, मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ उसको डिटेल में, कि इस्लामिक ट्रस्ट है ये वक्फ जो होता है, जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित किया जाता है। इसका उपयोग हमेशा धर्मार्थ के लिए होगा, जैसे मस्जिद हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जमीन भी दान में दिया जाता है, ये इसकी खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस चेस टूर्नामेंट के पुरुषों में मैग्नस कार्लसन और महिलाओं में अन्ना मुजीचुक पहले स्थान पर रहे हैं, तो ये नॉर्वे चेस की बात है। मैग्नस कार्लसन जो कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से। नाम आपको ध्यान रखना है इन दोनों का, अन्ना मुजीचुक जो जीती हैं फीमेल में, और पुरुष में कौन जीता है, मैग्नस कार्लसन। अगला है कि किसानों को रोग मुक्त बनाने बागवानी पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कहाँ पर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम स्टार्ट किया है, तो ये आपका स्टार्ट हुआ पुणे में। कहाँ पर, पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस और कोस्टारिका की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये हुआ है फ्रांस में। 2 लोग इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, एक तो फ्रांस और कोस्टारिका कर रहे हैं। बात करेंगे हम लोग अगर संयुक्त राष्ट्र महासागर की, मतलब यूएन महासागर सम्मेलन, यूएन महासागर सम्मेलन की अगर बात करें हम लोग, तो इसका फॉर्मेशन कब होता है, 9 जून को। फॉर्मेशन इसका कब होता है, सॉरी इसका फॉर्मेशन, यूएन महासागर सम्मेलन की अगर हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस और कोस्टारिका की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है? तो फ्रांस में। किसकी बात चल रही है? यूएन महासागर सम्मेलन। यूएन महासागर सम्मेलन की बात यहाँ पर चल रही है। तो पहली बात तो ये कब से कब तक चलता है? मतलब चलने वाला है 9 से लेके 13 जून तक ये चलने वाला है। इस बार इसका होस्ट कौन है? तो फ्रांस में एक जगह है नीस करके, वो इसका होस्ट रहने वाला, इसको आपको ध्यान रख लेना है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता ही है, फ्रांस और कोस्टारिका इसके अध्यक्ष हैं। इस बार यह किस नंबर का होने वाला है? तीसरे नंबर का होने वाला है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, इसमें किस नंबर पर आता है? तो 14 नंबर जो है उसका संबंध किससे है? महासागर सम्मेलन से। ठीक है, जबकि महासागर का संरक्षण करना इसका उद्देश्य रहता है इस मीटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने बनाया है? तो IISc बेंगलुरु ने बनाया है। ब्लड क्लॉटिंग जो थक्का जमता है खून का, वो कभी कभी नहीं जमता है, तो उसी के लिए किट बनाया गया IISc बेंगलुरु के द्वारा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देश पर प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश में प्रवेश पे? तो 12 देश हैं टोटल। कंट्री का नाम क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, चाड, इरिटेरिया, सोमालिया, लीबिया, ईरान, यमन, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, म्यांमार और इक्वेटोरियल जो है गुनिया और हैती देश पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य इस थीम के साथ विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 जून। ह्यूमन ब्रेन जो होता है, इसमें लार्जेस्ट पार्ट, अगर लार्जेस्ट जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। और वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। इसको ध्यान रखें। इस बार का थीम क्या है? सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, यानी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। तो यहाँ पर खत्म हो गया आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025, जिसमें भारत भी भाग ले रहा है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आप लोग छापेंगे कमेंट में। बाकी वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा? हम लोग डेली वाला नहीं करते हैं, डेली में मैं सिर्फ शॉर्ट्स बनाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग वीकली वाला कर रहे हैं, वीकली वाला करते हैं। और हर 10 दिन वाला भी वीडियो को मैं बनाऊँगा। मैं अब वीकली भी आएगा आपका, मंथली तो आता ही है। साथ में सिलेक्टेड जो वन लाइनर होते हैं, हर 15 दिन पे वन लाइनर भी आपको मिलने वाले हैं अब, यानी कल परसों में आपका वन लाइनर भी मिलेंगे जो कि सिलेक्टेड होंगे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।